अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग EDU A 4 और 5 का लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं स्टार्ट। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर सारे समझ आ चुके होंगे, तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 5 है असेसमेंट टेस्टिंग एंड नेशनल करिकुलम। इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पाकिस्तान का नेशनल करिकुलम होगा और ये 2006 में आया था। टॉपिक 18 है आपके पास, रोल ऑफ नेशनल करिकुलम एंड असेसमेंट। अगर हम रोल देखें तो पाकिस्तानी करिकुलम को आइडेंटिफाई या क्लासिफाई किया गया था 4 लेवल पर। फर्स्ट था कम्पिटेंसी, सेकंड था स्टैंडर्ड, थर्ड वन इज़ बेंच मार्क एंड फोर्थ वन इज़ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम SLOs। जब हम कम्पिटेंसी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कम्पिटेंसी है क्या। कंपिटेंसी जो है ये बेसिकली एक की लर्निंग एरिया है। जैसे कि आप कह सकते हो कि अलजबरा हो गया, अर्थमेटिक हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ये मैथमेटिक की हम बात कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो उसमें वोकेबलरी आ गई, ग्रामर आ गई, कंपोजिशंस आ गई। इसी तरह अगर हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड जो होते हैं ये डिफ़ाइन करते हैं कम्पिटेंसी को। अब ये कैसे डिफ़ाइन करेंगे, इसमें वो स्पेसिफाई करेंगे ब्रॉडली द नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड। अब ये जो स्टूडेंट जो एक्वायर कर चुके हैं ना नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड, ये उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर जी आपके पास आता है बेंच मार्क। बेंच मार्क जो है ये फर्दर एलिब्रेट करता है स्टैंडर्ड्स को, इंडिकेट करता है कि स्टूडेंट किस चीज़ को अकम्पलिश कर सकता है, लाइक 5 डेवलपमेंटल लेवल को पूरा करके वो कैसे मीट कर सकता है स्टैंडर्ड्स को। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम क्या है, ये बेसिकली डिस्क्रिप्शंस होते हैं उन बेंच मार्क्स का, जो कि डिस्क्राइब करते हैं कि स्टूडेंट कैसे ये हर ग्रेड के अंदर वर्क करेगा। और ये लोअर लेवल, याद रखिएगा कि लोएस्ट लेवल होता है हैचरी का। लोएस्ट लेवल ऑफ हैचरी इज स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। इस बात ये डायग्राम है वही चीज़ जो कि मैं अभी बता चुकी हूँ। कम्पिटेंसी हो गया, स्टैंडर्ड्स हो गया, बेंच मार्क हो गया, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम हो गई। SLO जो होता है ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम कहलाता है। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट जो आपके पास आता है दैट इज़ टॉपिक 20 मोड्स ऑफ असेसमेंट इन कैरिकुलम। बेसिकली अगर हम कैरिकुलम डॉक्यूमेंट की बात करें तो स्पेसिफिक गाइडलाइन दी जाती है असेसमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है कि द 2 फॉर्म ऑफ असेसमेंट रिकमेंडेड। अब फर्स्ट फॉर्म है पीरियडिक और फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब ये कैसे की जाती है पीरियडिक और फॉर्मेटिव असेसमेंट की, होमवर्क, क्विज़ेस, क्लास टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन की बेस पे हो रही होती है। एंड ऑफ टर्म या समेटिव असेसमेंट जो हो रही होती है ये फाइनल टर्म को लेके चलती है। सो अभी तक हमें यहाँ पता चला कि कैरिकुलम के अकॉर्डिंग भी 2 टाइप्स ऑफ असेसमेंट यूज़ हो रही होती है। फर्स्ट है पीरियडिक फॉर्मेटिव असेसमेंट, सेकंड है एंड ऑफ टर्म या समेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन में आपके पास हमेशा फॉर्मेटिव और समेटिव ही आते हैं, आपको याद रखना है इनका डिफरेंस। पर्पस ऑफ असेसमेंट एंड कैरिकुलम इंग्लिश 2006। अब अगर हम बात करें एक क्लियर स्टेटमेंट की जो कि स्पेसिफिक पर्पस में बता रही होती है असेसमेंट का, उसमें वाई वैरायटी होती है असेसमेंट टूल की, टेक्निक्स की, जो कि मुहैया करते हैं स्टूडेंट की एबिलिटी को। क्राइटेरिया जो होता है ये डिटर्मिन करता है परफॉर्मेंस लेवल को, जैसे कि ग्रेड लेवल ऑफ SLO। प्रोसीजर जो होता है ये इंटरप्रिएट करता है, यूज़ करता है असेसमेंट रिजल्ट को ताकि वो एवोलेट कर सके लर्निंग आउटकम्स को। इसमें हम अगर बात करें फॉर्म ऑफ सूटेबल असेसमेंट टूल तो इसमें हमारे पास आते हैं MCQs, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, इसमें रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स आता है और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आ होता है, परफॉर्मेंस टास्क हो गई। ये था जी लेक्चर नंबर 5। जल्दी से हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 6 को भी। लेक्चर नंबर 6 के अंदर आपके पास टॉपिक 21 आता है, जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट और यूज़ ऑफ टेक्सोनमीज़ के बारे में बात की जाती है। 3 पॉपुलर टेक्सोनमीज़ आपको बताई गई। इसमें हमें बताया गया था कि हर असेसमेंट जो होता है ना, रिगार्ड उसका जो भी पर्पज़ हो, वो उसमें इम्पोर्टेंट 3 पिलर्स होते हैं। फर्स्ट वन अगर हम देखें तो हमारे पास आता है एक ऐसा मॉडल जिसके अंदर स्टूडेंट जो होता है वो प्रेजेंट करता है नॉलेज और डेवलप करता है कंपिटेंस सब्जेक्ट डोमेन के अंदर रहते हुए। सेकंड है टास्क और सिचुएशन जो अलाउ करती हैं एग्जामिनर को कि वो ऑब्जर्व करे स्टूडेंट परफॉर्मेंस को। थर्ड वन इज़ इन्फ्लुएंसेस। अब ये जो इन्फ्लुएंस होती हैं ये परफॉर्मेंस एविडेंस होती हैं, क्वालिटी ऑफ लर्निंग के बारे में बात की जाती है। इसके बाद ही आपके पास पॉपुलर टेक्सोनमीज़ के अंदर आती है ब्लूम टेक्सोनमी। ब्लूम टेक्सोनमी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोगों के जितने भी सब्जेक्ट गुजरेंगे आप लोगों ने नोट किया होगा कि ब्लूम टेक्सोनमी को इसमें बहुत ज़्यादा
बोला गया, बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया। तो ये एजुकेशन ऑब्जेक्टिव ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिफ्रेस्ट है। देन आपके पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम। फिर आता है जी डेप्थ ऑफ नॉलेज। ब्लूम टैक्सोनॉमी और सोलो टैक्सोनॉमी क्या है? सोलो का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम। तो अब हम अगर इन दोनों को देखें तो हमारे पास आता है जो लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो ऑब्जर्व किए जाते हैं लर्निंग आउटकम को यानी सोलो के अंदर। और लेवल ऑफ डेप्थ ऑफ नॉलेज की बात की जाती है DO के। याद रखिएगा, DO के जो होता है ना, ये बेसिकली ये दोनों सोलो ही के हैं, यानी ये सोलो टैक्सोनॉमी के पॉइंट्स हैं। एक तो हम सबसे पहले किसी भी स्ट्रक्चर का लेवल देखते हैं और उसे ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड, हम उस नॉलेज की डेप्थ की तरफ जाते हैं। DO के स्टैंड फॉर डेप्थ ऑफ नॉलेज। देन आपके पास आता है लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो है वो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव होते हैं। सोलो को अगर हम देखें तो ये मैंने बात की, इसे इनिशियली डेवलप किया गया था बिग्स और कॉलिस ने 1982 के अंदर, और देन उसने डिस्क्राइब किया था, वेल डिस्क्राइब था उसके अंदर बिग्स और टैंग ने 2007 के अंदर। यानी कि वहाँ जो प्रॉब्लम्स रह गई थी ना, फर्दर 2007 में आकर उसे बहुत बेहतर तरीके से डिफाइन कर दी गई। इसमें 5 डिफरेंट लेवल थे। फर्स्ट लेवल है प्री स्ट्रक्चर, सेकंड है यूनि स्ट्रक्चर, थर्ड वन इज़ मल्टी स्ट्रक्चर, फोर्थ वन इज़ रिलेशनल एंड फिफ्थ वन इज़ एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। अब अगर हम डॉग की बात करते हैं यानी डेप्थ ऑफ नॉलेज को देखते हैं, तो वो प्रेजेंट किया था वेब ने 1997 के अंदर। इसमें 4 लेवल दिए गए थे, याद रखिएगा। इसमें कितने लेवल थे? 4 थे। फर्स्ट वन था रिकॉल करना, सेकंड वन स्किल और कॉन्सेप्ट, थर्ड वन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, फोर्थ वन इज एक्सटेंडेड थिंकिंग। ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो ब्लूम टैक्सोनॉमी को सबसे पहले प्रेजेंट किया गया था बाय बेंजामिन ब्लूम इन 1956। इसमें उन्होंने अपना फ्रेमवर्क बताया था जिसमें बहुत सारे कॉमन ऑब्जेक्टिव थे क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस के लेकर। देन आपके पास आता है ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इसमें अगर हम देखें तो ये डील करते हैं 3 डिफरेंट डोमेन्स के बारे में। इसमें उन 3 डोमेन्स की सब कैटेगरीज पाई जाती हैं, दैट इज को। अब डोमेन कौन कौन से? कोग्नेटिव हो गया, अफेक्टिव हो गया, साइकोमोटर हो गया। कोग्नेटिव डोमेन, कोग्नेटिव डोमेन बेसिकली इसमें नॉलेज होता है, कंप्रीहेंशन हो गया, एप्लीकेशन हो गया, एनालाइज हो गया यानी एनालिसिस हो गई, सिंथेसिस हो गया, एवोल्यूशन हो गया, यानी इसके सब ग्रुप बना दिए गए। देन आपके पास है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन के अंदर आपके पास आता है रिसीविंग, रिस्पोंडिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, करेक्टराइजेशन। साइकोमोटर डोमेन के अंदर हम देखें तो ये परसेप्शन की बात करता है, सेट्स की बात करता है, गाइडेड रिस्पॉन्स को देखा जाता है, मैकेनिज्म की बात कर होता है। देन आपके पास आता है सोलो टैक्सोनॉमी। सोलो टैक्सोनॉमी के अंदर देखा जाता है, सोलो टैक्सोनॉमी है, इसमें हम देखते हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्ड ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम, यानी सोलो के लेवल्स देखे जाते हैं। इसमें इंडिकेटिव वर्ब्स होते हैं हर लेवल के अंदर। अब लेवल ऑफ सोलो है क्या? कोई से भी 4-5 आपको लेवल आने चाहिए थे, होती है इसके 5 है, बट प्री स्ट्रक्चर हो गया, यूनि स्ट्रक्चर हो गया, मल्टी स्ट्रक्चर हो गया, रेशनल हो गया, देन वो आपके पास आ जाता है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। इसके बाद इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था, हम डायरेक्ट 27 पेज पे जाते हैं। 27 के अंदर हम लेवल ऑफ डॉग की तरफ चलते हैं। तो डॉग के अंदर रिकॉल हो गया, स्किल हो गया, कॉन्सेप्ट्स हो गए, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हो गई, एक्सटेंडेड थिंकिंग हो गई। नेक्स्ट आपके पास जो इम्पोर्टेंट आता है दैट इज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। अब देखते हैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के अंदर है क्या। इसमें जो आइटम्स आ जाते हैं इस कैटेगरी के अंदर वो शॉर्ट टर्म यूज़ कर होते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस को। लाइक हम इसमें कह सकते हैं कि एनालाइज आप कर सकते हो, एवल्यूट कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो रियल प्रॉब्लम को। अब कैसे करोगे? विद प्रिडिक्टेबल आउटकम्स। फिर जी आपके पास आता है एक्सटेंडेड थिंकिंग। लर्निंग आउटकम को हम अगर इस लेवल पे देखें तो वो डिमांड करता है एक्सटेंड को, लाइक उसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस पाया जाता है जिसमें सिंथेसिस हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, असेसमेंट हो गई, एडजस्टमेंट हो गई। लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम देखें तो ब्लूम टैक्सोनॉमी आ जाता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी एजुकेशन ऑब्जेक्टिव की हम बात करेंगे, इसमें ओल्ड और रिवाइज टैक्सोनॉमी देखेंगे। सबसे पहले हम डोमेन देखते हैं।
बेसिकली ब्लूम टेक्सोनमी की 3 डोमेन्स होते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन है क्या? कॉग्निटिव डोमेन का एक और नाम होता है थिंकिंग डोमेन। ये 2000 से स्टार्ट होता है, 2000 अप टू 2001 इसमें रिवील की जाती है कॉग्निटिव टेक्सोनमी की, जिसे हम कह सकते हैं कि किसने की थी? ये ब्लूम फॉर्मर स्टूडेंट था ब्लूम्स का, लॉरेन एंडरसन। ब्लूम का ओरिजिनल पार्टनर जो था उसने डिफाइन किया था कि पब्लिश किया था कॉग्निटिव डोमेन, जिसका नाम था डेविड क्रैथफोर्ड। अब अगर हम इसे याद करना चाहें तो हम कहेंगे कि लॉरेन एंडरसन जो था ये ब्लूम फॉर्मर स्टूडेंट था और इसने काफ़ी डिटेल रिवाइज किया था 2001 के अंदर, यानी 2000 के एरा के अंदर हम देखते हैं कि इसने इसे डिफ़ाइन किया था। ब्लूम्स का जो ओरिजिनल पार्टनर था ना, उसने पब्लिश की थी कॉग्निटिव डोमेन, उसका नाम था डेविड कैथफोर्ड। अब इसमें एक मेजर चेंजेस लाई गई थी जो कि ओल्ड और न्यू अपडेट वर्जन के अंदर थी, लाइक इसमें हाईलाइट किया गया था या हाईएस्ट फॉर्म बताई गई थी कॉग्निटिव की और उसे रिजर्व कर दिया गया था। लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन के अंदर ओल्ड कॉग्निटिव डोमेन आ गया। देखिए इसमें हमारे सामने आता है नॉलेज। नॉलेज जो है बेसिकली ये एक ऐसा रिमेम्बरिंग है या यूँ कह रहे एक ऐसा मटेरियल है जो कि लर्नड होता है और आप उसे आपके दिमाग में वो महफूज हो जाता है, यानी आपके शऊर में रहता है। कंप्रीहेंशन कंप्रीहेंशन जो है ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसके ऊपर आप ग्रास्प करते हो ताकि आपको किसी भी चीज़ के मीनिंग पता चल सके, किसी भी मटेरियल के। फिर एनालिसिस आ जाता है। एनालिसिस के अंदर आप ब्रेक डाउन करते हो कॉन्सेप्ट्स की। इसमें आप देखते हो कि कौन सा क्वेश्चन पार्ट जो है वो रिलेटिव हिस्ट्री के बारे में बात करता है, तो इसमें हम देखते हैं कि रिलेशन को कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है। अब रिलेशन जो होता है बेसिकली ये होता है बिटवीन, मैं थोड़ा सा प्लीज, कॉन्सेप्ट्स को एलिब्रेट करने के लिए होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस जो है ये ऐसा कलेक्शन है कॉन्स्टिट्यूट का, लाइक जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे होते हैं। इसमें ये वो स्टेज है जिसके अंदर इंडिविजुअल जो होता है वो वर्क कर रहा होता है पीस और असॉर्ट के साथ, लाइक इसमें वो छोटे छोटे पैटर्न्स बना रहा होता है, स्ट्रक्चर्स बना रहा होता है। अब ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये क्लियरली नहीं डिफ़ाइन किए गए थे इससे पहले। अब हुआ क्या कि क्वेश्चन था कि डिज़ाइन करना है अपने क्लासिफिकेशन स्कीम को। अब इसमें आप मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो, आपको कंबाइन कर सकते हो कॉग्निटिव को, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन को। तो ये था जी लेक्चर नंबर 7। जल्दी से हम लेक्चर नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 8 में हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव आ गए। अब इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव हैं क्या? इंस्ट्रक्शन गोल और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ये एक्शंस की बात करते हैं, लाइक वो एक्शंस जो कि आपने लेने हैं। जब हम किसी भी इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को व्यू करते हैं इन टर्म ऑफ लर्निंग आउटकम, तो हम कंसिडर करते हैं प्रोडक्ट को रेदर देन प्रोसेस ऑफ लर्निंग को। सोर्स फॉर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो प्रोफेशनल असेसमेंट हो गई, स्टेट कंटेंट स्टैंडर्ड हो गया, मेथड ऑफ बुक आ गया, ईयर बुक्स हो गए, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च हो गई। क्राइटेरिया अगर हम देखें फाइनल लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करने का, तो कंप्लीटनेस, अप्रिशिएटनेस, साउंडनेस, फेसिबिलिटी, ये आपके पास होने बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ और पसंद आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, कुछ नहीं समझ आता तो भी मुझसे पता कर लिया करें। लेसन नंबर 9 है आपके पास, पर्पस ऑफ टेस्टिंग, वाई टेस्ट। क्लासरूम के अंदर डिसीजन जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली लिए जाते हैं। टीचर जो होती है इसमें डेलमास को फेस कर रही होती है, ह्यूज नंबर ऑफ डेलमास और होते हैं। टाइप ऑफ एजुकेशन डिसीजन देखें तो ये इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, ग्रेडिंग भी हो सकती है, डायग्नोस्टिक भी हो सकती है, सिलेक्टिंग भी हो सकती है, प्लेसमेंट भी हो सकती है। आपको कुछ से 3 या 4 याद रखने हैं। इंस्ट्रक्शन डिसीजन अगर देखें तो ये जो होते हैं इंस्ट्रक्शन डिसीजन जो होते हैं ये नट्स और बोल्ट टाइप ऑफ डिसीजन होते हैं क्लासरूम के अंदर। इसमें हम मोर फ्रिक्वेंटली डिसीजन लेते हैं। यही डिसीजन जो होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि कितना टाइम आपने किस स्पेसिफिक यूनिट को प्रोवाइड करना है। ग्रेडिंग डिसीजन, एजुकेशन डिसीजन के बेस की अगर हम बात करते हैं ना,
तो इसमें ग्रेड्स आ जाते हैं। इसमें हम क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करते हैं, जो कि फ्रिक्वेंटली इंस्ट्रक्शन डिसीजन की बात करता है। डायग्नोस्टिक डिसीजन जो होते हैं ये वो डिसीजन होते हैं जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात करता है। सिलेक्शन डिसीजन जो होते हैं ये इन्वॉल्व करते हैं टेस्ट डेटा को, इसके अंदर हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हो एप्लीकेंट को, लाइक फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी एडमिशन किसी भी ग्रुप के अंदर आप कर रहे होते हो तो लाइक और डिसलाइक कर रहे होते हो। फर्दर आपके पास टाइप ऑफ टेस्ट आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वर्बल, नॉन वर्बल, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, टीचर मेड। वर्बल के अंदर आप एम्फसाइज करते हो रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग को, लाइक आप बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रहे होते हैं ना एजुकेशन पे, वो वर्बल टेस्ट होते हैं। नॉन वर्बल के अंदर आप रिक्वायर करते हो रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग एबिलिटी को चेक कर रहे होते हो, या यूँ कह लो कि नॉन वर्बल के अंदर आपको रिक्वायर नहीं होता रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग एबिलिटी। इसमें आप क्या करते हो, मतलब टेस्ट होते हैं वो न्यूमरल्स और ड्राइंग के बेस पे चल रहे होते हैं। इसके बाद ये स्टैंडर्डाइज आ जाते हैं। टेस्ट कंस्ट्रक्ट जब किए जाते हैं ना, मेजरमेंट एक्सपर्ट जो होते हैं ना वो उन्हें कंप्लीट लिखते हैं। लाइक आप कहते हो कि एंड ऑफ द ईयर तो एक आपके पास पेपर आ गया बन के, अब वो पेपर जो था ना वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म था, लाइक उसमें एक्सपर्टीज़ ने काफ़ी वर्क किया, वो आपके लिए बना के उन्होंने सेपरेट कर दिया। पावर, अब जब हम पावर की बात करते हैं तो टेस्ट जो कि लिबरल टाइम लिमिट्स को लेके चलते हैं वो हर स्टूडेंट को अलाउ करते हैं कि वो अटैम्प्ट कर सकें हर आइटम को। स्पीड, टेस्ट जो होता है वो टाइम लिमिट्स से को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा होता है। सो आपको आइटम जो होते हैं ना वो टेन टू बी ईजी, आइटम इसमें आसान रखे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एनआरटी, ये जो टाइप है ना टेस्ट की, ये हमें बताती है कि स्टूडेंट जो है वो स्टैंड करता है, कंपेयर करता है दूसरे स्टूडेंट से, वो डिटर्मिन करता है स्टूडेंट प्लेसेस को, रैंक को। इसे हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट भी कहते हैं। डायमेंशन, CRT टेंड टू बी स्पेसिफिक, इसके अंदर हम मेजर करते हैं पर्टिकुलर सेट्स ऑफ स्किल्स को, जिसमें एट वन टाइम इसमें हम फोकस करते हैं हर लेवल ऑफ अचीवमेंट को। CRT बेसिकली हमें क्लियर गिव करता है जी पिक्चर। अब जब हम बात करते हैं मिस्ट्री ऑफ स्टूडेंट्स केस की किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो इसकी क्लियर पिक्चर CRT टेस्ट हमें प्रोवाइड कर देता है। ये मैयर करता है स्किल्स को थॉरली। NRT जो होता है ये मैस्ट्री ऑफ स्किल्स की बात करता है। इसमें अगर करेक्टरिस्टिक्स देखे जाए तो वो इतने खास कुछ भी नहीं था। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ और पसंद आ रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये था जी आज का हमारा लेसन नंबर 9। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।